नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करने के लिए जो कि इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और सुर्खियों में होने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इस मुद्दे के बाद में भारत में और भी बहुत सारे मुद्दे खुलकर आने वाले हैं। चाहे देश के अंदर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष के बीच का वाद विवाद हो, या आने वाले समय में फिर से भारतीय राजनीति में गुजरात मुद्दों का चर्चा में आना हो, ये सारी बातें आज के सेशन में करेंगे क्योंकि इस बार इस जानकारी को लेकर आने वाला दुनिया भर के अंदर प्रचलित एक चैनल है जिसका नाम है बीबीसी। आज के सेशन में जानेंगे कि उस बीबीसी ने ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा जिसके चलते हुए देश की राजनीति गर्मा गई। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इनके द्वारा किए गए किसी कार्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी बीबीसी के द्वारा की गई है उस पर सुनक का समर्थन कैसे मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीबीसी और सुनक का कनेक्शन क्या है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि बीबीसी ने क्या कहा, और अगर फर्क पड़ता भी है तो इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन की क्या राय है। ये सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे, लेकिन इस बात को शुरू करें, उस बात को डिटेल में समझें उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा उद्देश्य आप तक इस मुद्दे को एक्सप्लेन करना है, आपको यह बताना नहीं कि आप क्या सही और क्या गलत मेरी वजह से समझें। मैं आपको मुद्दा बताऊंगा, मुद्दा क्या है, इसलिए आप इस मुद्दे को तसल्ली से सुने, अपने साथियों से साझा करें। और छोटी सी गुजारिश है, इतना विश्वास आपने मुझ पर व्यक्त कर ही दिया है तो सेशन को अभी से शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहनत पूरी करेंगे आपको ये जानकारी समझाने की। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं, उन न्यूज़ कटिंग्स में कुछ हेडिंग्स हैं जिन्हें आप एक बार देख लीजिए। लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट क्रिटिसाइजेस बीबीसीज मोदी डॉक्यूमेंट्री। कौन लिखता है इस बात को? खुद बीबीसी लिखता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि बीबीसी को जानते तो हैं लेकिन ये नहीं जानते कि बीबीसी है कौन। बताएंगे, तसल्ली रखिए। लेकिन भारत सरकार ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है, क्रिटिसाइज किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट पीएम मोदी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फॉर कॉन्स्पिरेसी टू इंसाइट मुस्लिम्स। यानी कि इस बात के ऊपर भी केस दर्ज किया जा सकता है कि साहब बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने का प्रयास किया है। क्या है ये पूरा, क्या कर दिया बीबीसी ने ऐसा? बीबीसी सुना तो है, कोई न्यूज चैनल है, एक यूट्यूब चैनल भी है, मीडिया हाउस भी है, इसने कर क्या दिया जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि आज के समय पर इंडिया में ट्रेंड कर रहा है हु इज बीबीसी। अब इसके दो मायने हैं, सवाल को समझने के दो मायने हैं। बीबीसी कौन है और दूसरा बीबीसी होता कौन है। बीबीसी कौन है ये बात मैं पहले बता देता हूं, बीबीसी होता कौन है ये आप पर छोड़ देता हूं। सेशन के अंत में आप बता दीजिएगा ये होता कौन है, ठीक है। सबसे पहला, बीबीसी है क्या? तो साथियों, बीबीसी की फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिएगा, एक शब्द का उपयोग है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश, बी स्टैंड्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग और सी स्टैंड्स फॉर कॉरपोरेशन। यानी बीबीसी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों यानी कि यूके के द्वारा चलाया जाने वाला एक चैनल है। अब आप पूछेंगे ओहो क्या फर्क पड़ गया, अगर ब्रिटेन के द्वारा चलाया भी जा रहा है तो क्या फर्क पड़ गया? फर्क गया भाई, दोबारा सुनिएगा। अब ये चैनल के फंडिंग कहां से आती है वो भी समझ लीजिएगा। ये यहां का राष्ट्रीय प्रसारक है, नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये यहां का सरकारी चैनल है। सरकारी चैनल है जिस प्रकार से अपने यहां पर दूरदर्शन होता है। तो नेशनल ब्रॉडकास्टर है ये यूनाइटेड किंगडम का, और यह अपना मुख्यालय लंदन में रखता है। और कब से बना हुआ है? 1922 से यह लंदन में स्थित है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ब्रिटेन की एक प्रकार से आधिकारिक सूचनाएं जो आती हैं वो सबसे पहले बीबीसी पर आती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दुनिया भर की जानकारियां दुनिया को प्रेषित करने का कार्य करता है। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि बीबीसी है क्या। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा बीबीसी होता कौन है, कौन सी बात करने वाला। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं इससे अगले मुद्दे पर। आपके सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, और इन प्रधानमंत्री के ऊपर द डॉक्यूमेंट्री करके बीबीसी न्यूज ने
एक वीडियो अपलोड किया। कब किया? 17 जनवरी के दिन एक वीडियो अपलोड होता है, लेकिन भारत में यूट्यूब पर उसे डालने नहीं दिया जाता, वो सरकार के द्वारा उसी समय हटवा दिया जाता है। यानी कि भारतीय जनता ने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्या था उस वीडियो में जो भाई साहब हटवा दिया? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ तो ऐसा था जिसको कि सरकार पसंद नहीं करती। अब वो जो पसंद नहीं करती वो सरकार विरोधी था, तभी तो हटाया गया होगा। ठीक है, ये तो सरकार खुद बोल रही है। सरकार कह रही है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत करते हुए बीबीसी ने भारत विरोधी, मोदी विरोधी एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को हमने प्राइवेट करा दिया। अब अगर ऐसी ही बात है तो आप यहां पर खबर देख सकते हैं, पीएम मोदी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, व्हाट हैज हैपेंड सो फार। आज के सेशन में हम डिटेल से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो विषय वस्तु समझ में आ चुकी है। विषय वस्तु क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है। उस डॉक्यूमेंट्री में चर्चा किस बात की है? तो गुजरात दंगों की है। तीसरी बात, करने वाला चर्चा कौन है? तो बीबीसी नाम का कोई चैनल है। उस चैनल ने जो बात कही उसके बाद इंडिया में क्या डिमांड उठी वो भी बताएंगे, और किस प्रकार से इस चैनल से अपनी जिम्मेदारी झाड़ते हुए ऋषि सुनक ने क्या कहा वो भी हम यहां पर आपको बताएंगे। यानी कि इस सेशन में बातें करने के लिए बहुत हैं, लेकिन उन सबसे पहले एक आपकी जरूरी बात है, और वो जरूरी बात है साथियों आपके लिंक में। एक लिंक में हमने आपको एक कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया है। आप एक बार उस लिंक पर जाकर, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है साहब? एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे आप अपने मोबाइल में इस लिंक पर क्लिक करके जब डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड से जब आप इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपका बैंक बैलेंस मोबाइल एप्लीकेशन खुद ही दिखाएगा। कौन सी बड़ी बात है? दुनिया भर के बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जो बताते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। बैंकिंग का खुद का एप्लीकेशन बताता है कि बैंक बैलेंस कितना है। ये कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल है। बड़ी बात क्यों है? अब पॉइंट नंबर 2 जानिए। देखिए साथियों, अगर आपने अब तक जितने भी विज्ञापन सुने हो या जितनी भी खबरें सुनी हो, उनमें एक न्यूज आती है, और न्यूज आती है कि भाई देश में महंगाई बढ़ने वाली है, पैसा बचा लो, देश में मंदी आने वाली है, पैसा बचा लो। भाई साहब, इस एप्लीकेशन ने इसी पॉइंट को पकड़ लिया है। और क्या पकड़ा है? कि आप पैसा बचा लो, अगर आपने पैसा बचा लिया ना तो मैं आपको इनाम दूंगा। है? यानी क्या इसको पता है क्या कि हम पैसे नहीं बचा पाते? शायद ये इकलौता भारत का ऐसा ऐप है जो आपकी सेविंग बढ़ाने के लिए पैसे देता है। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया है, आपको ये एक इनाम में, एक रिवार्ड में एक टिकट, एक कूपन देता है। ऐसा करके आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखिए, और अकाउंट के बैलेंस के ऊपर ये आपको रिवार्ड करता है। यानी ये अपने आप में कुछ उलट प्रकार का है। आपने अब तक कितना भी सुना हो, आप ये खर्च करिए ये टोकन मिल जाएगा, आप ये करिए ये मिल जाएगा। ये उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके बैंक बैलेंस को रिवार्ड कर रहा है। आपके पास बैंक बैलेंस है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कोई इसमें डिपॉजिट नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है। आप पूछेंगे तो फिर रिवार्ड दे क्यों रहा है? अगर इसको इतना ही मेरी सेविंग की चिंता है तो फिर ये खुद कहां से कमाएगा? स्वाभाविक सी बात है, पैसा आपका लगा है, पैसा आपका ही मोबाइल पे दिखा रहा है, दिखा करके ये आपको रिवार्ड भी बांट रहा है, आपको उपहार भी बांट रहा है। पैसे कहां से कमाओगे? देखो, देश में 2 तरह की कमाइयां हैं साथियों। पैसा बचने से भी कमाई होती है। वो आप पूछेंगे कैसे? भाई सेविंग अगर आपके पास रहेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी, 4 कंपनियां आपको लुभाने आएंगी। गेम असल में खिल करके ये आएगा, 4 कंपनियां जब आपको बुलाने आएंगी, भैया पैसा है तो खर्च कर लो, आप कहोगे जाओ, नहीं करेंगे। ये कंपनी इसी में पैसा कमाएगी। मतलब आप लोगों को केवल ये करवाना है कि पैसा खर्च नहीं करवाना है। इनको पैसा कहां से मिलेगा? इनको पैसा उन कंपनियों से मिलेगा जो इनसे कहेंगे कि सर इनसे कहो ना हमारी शॉपिंग कर लें। ये कहेंगे सॉरी भाई। मेन मजा तो इस बात में है कि लोग पैसा बचा के रखें, और इसी को इन्होंने एक बहुत ही इंटरेक्टिव तरीका दिया है, दैट इज नोलो। ये गजब का इंटरेस्टिंग तरीका है, और ये बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगा। क्यों लगा? क्योंकि जैसे ही आप इसमें एंट्री करते हैं, आपके साइन अप करने पर आपको 25 बोनस टिकट्स तुरंत मिलते हैं। एक टिकट हर 1000 रुपए के ऊपर अगर आपके पास अकाउंट में है तो ये एक एक्स्ट्रा टिकट देता है। इस प्रकार से ये आप अगर किसी को ये एप्लीकेशन रेफर करते हैं तो 10 टिकट ये आपको और देता है। आपके इन टिकट्स के माध्यम से आप 90 फ्री टिकट्स अपने पास ले लेते हैं।
इनका एक वीकली कॉन्टेस्ट होगा, उनमें से प्रतिदिन आपको हर रात 8 बजे 3 नंबर निकाले जाएंगे। उन नंबर में से आपके टिकट खुद से खुद कटते चले जाएंगे और उस हिसाब से आपको स्वतः ही इनाम दे दिया जाएगा। साथियों, यहां जो नंबर्स आपके निकल कर आएंगे ना, वो एक प्रकार से आपके लिए उपहार लॉटरी के माध्यम से निकल कर आएगा, एक लकी ड्रॉ के रूप में निकल कर आएगा। आपके नंबर्स कितने मिले उस आधार पर, अगर आपके 15 नंबर मिल गए, 1 करोड़ रुपए तक का उपहार आपको यह दे सकता है। आपका कोई भी 7 नंबर मिल गया तो शायद 1 रुपया ही मिलेगा। 4 नंबर अगर मिल गए, 4 कॉर्नर मिल गए, 25,000 रुपया मिलेगा। एक प्रकार से यह कंपनी आपको प्रमोट कर रही है कि आप अपनी सेविंग को बढ़ाइए, और ऐसा करके आप अपनी इस एप्लीकेशन पर जाकर पुराने विजेताओं को भी देख सकते हैं और नए विजेताओं को भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप देखें और अपने आप के बैलेंस को उस नंबर से चेक करें जो आपने रजिस्टर्ड बैंक के अंदर करा रखा है। अब आते हैं हम उस मुद्दे के ऊपर जिसको लेकर के सारा विवाद छिड़ा है। साथियों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा द मोदी क्वेश्चन नाम से, इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से एक शीर्षक नाम से एक वेब सीरीज शुरू की गई, एक सीरीज बनाई गई। इस सीरीज का पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की बातें की गई, वहीं आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में उनके बढ़ते हुए कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की भी चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के दंगों का किस प्रकार से प्रोपोगेशन किया। इस हिस्से में गुजरात के दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात की गई है। अब इस कथित भूमिका वाली बात को 17 जनवरी को पहली बार एपिसोड बनाकर टेलीकास्ट किया गया, जिसे अगले दिन सरकार के द्वारा हटा दिया गया। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन नामक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया गया। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था, केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को ही यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की दावों की जांच करती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि डॉक्यूमेंट्री की पता लोगों को कैसे चला। तो ऐसी स्थिति में एक ट्वीट आप यहां पर देखते हैं प्रशांत भूषण का, जिसमें वो अपने साथ लिखते हैं कि जल्दी से देख लो, एक यूट्यूब पर वीडियो डला है, यह हो सकता है हटा दिया जाए। इन्होंने डाला और कुछ ही देर बाद जब इस पर क्लिक किया तो आप देखते हैं वीडियो इज अनअवेलेबल, यानी सरकार के द्वारा इस वीडियो को हटवा दिया गया। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसी इन्होंने कौन सी बात डाल दी जो कोई सुप्रीम कोर्ट आज तक पता नहीं कर पाई, हाई कोर्ट पता नहीं कर पाई, एसआईटी पता नहीं कर पाई है, इतनी सारी कमेटियां बैठ ली वो पता नहीं कर पाई, इन्होंने ऐसी कौन सी बात डाल दी। आइए मैं आपको बताता हूं। असल में साथियों, यह रिपोर्ट पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है। कौन सी रिपोर्ट? देखिए, जब 2002 के दंगे हुए थे, गुजरात दंगे हुए थे, जिसमें कम से कम 2000 लोगों के मौत होने की खबरें बीबीसी कहती है, उसमें दावा किया गया है कि ब्रिटिश विदेश विभाग के द्वारा ब्रिटिश विदेश विभाग जो है ना, उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट में साल 2002 में गुजरात में जो हिंसा हुई थी, उसके अंदर माहौल बनाने में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया गया है। आप पूछेंगे 2002 की बात 2021 में हो रही है, कहां रह रहे हैं ये लोग, हो क्या रहा है? तो साहब, बीबीसी का दावा यह है कि बीबीसी ने उस समय ब्रिटेन के अंदर जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के द्वारा अपने राजनयिकों, कूटनयिकों को गुजरात भेजकर गुजरात में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। उस समय ब्रिटेन के अंदर विदेश मंत्री हुआ करते थे जैक स्ट्रॉ की तस्वीर ये रही। इन जैक स्ट्रॉ ने अपने कूटनयिकों से, कूटनयिकों का मतलब होता है अपने डिप्लोमेट्स से कहा था कि वहां जो हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बना के लाइए। वो जो रिपोर्ट उनके राजनयिकों ने, उनके अधिकारियों ने बनाकर जैक स्ट्रॉ को दी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जांच का निष्कर्ष निकलता है कि साल 2002 के जो दंगे थे वो गुजरात में एक सुनियोजित हिंसा का पार्ट थे, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ 2000 लोग मारे गए थे। यह एक फैक्ट है। और जैक स्ट्रॉ के उस राजनयिक ने अपनी ये सारी बातें रिपोर्ट बनाकर बीबीसी को सौंपी हैं और बीबीसी ने इस रिपोर्ट को अब डॉक्यूमेंट्री बना करके प्रस्तुत किया है। इसमें यह कहा गया है कि इस पूरी घटना के अंदर हिंदू इलाकों से मुसलमानों को खरीदने के लिए यह प्रॉपर तरीके से किया गया कार्य था।
इस बात पर द हिंदू की एडिटर सुहासिनी हैदर पूछती हैं कि वाइल मच ऑफ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी इज बेस्ड ऑन आर्काइवल फुटेज। आर्काइवल फुटेज का मतलब होता है उस समय के जो डेटा अवेलेबल थे वीडियो के, उनके आधार पर तैयार एक डॉक्यूमेंट्री है और अपना इंटरव्यू है। देयर इज ए स्टारलिंग अकाउंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स यूके एफएस जैक स्ट्रॉ हु सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट कंक्लूडेड दैट एज सीएम मिस्टर मोदी प्रोएक्टिवली प्रिवेंटेड द पुलिस फ्रॉम स्टॉपिंग राइट्स। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जानबूझकर पुलिस को दंगे रोकने नहीं जाने दिया। इस विषय के ऊपर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रेस्पॉन्स जानना चाहते हैं। यह सुहासिनी हैदर जो कि विदेश का इंटरनेशनल मुद्दे लिखती हैं द हिंदू के अंदर, उनके द्वारा विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया। आपको गुजरात दंगे पता होंगे, नहीं भी पता है तो आज के मुद्दे में हम गुजरात दंगे आपसे चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि मच ऑफ डिस्कशन ऑलरेडी हैज डन। फिर भी मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि साथियों, गुजरात के अंदर 27 फरवरी 2002 को गोधरा के अंदर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था, जिसमें 59 लोग मारे गए थे जो कि कार सेवक थे, जो कि अयोध्या से गुजरात लौट रहे थे। उन कार सेवकों की मौत होने के बाद गुजरात के अंदर दंगे भड़के और उन दंगों के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और पूरे गुजरात में लगभग 1044 लोग मारे गए। यह ऑफिशियल डेटा है जिसको बीबीसी 2000 बताता है। यह डेटा शुरुआत घटना की एक ट्रेन के अंदर कोच में आग लगाने से हुई थी, उसका परिणाम दंगे भड़कने से हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और 1044 लोग मारे गए। इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर एसआईटी की जांच देखी और एसआईटी ने फाइनली अपनी जांच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से क्लीन चिट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आए थे। इससे पहले 2002 से लेकर 2014 तक केंद्र के अंदर जो भी सरकारें रही होंगी, उन्होंने भी अपने द्वारा प्रॉपर तरीके से इस घटना की जांच करने के लिए कई आयोग बिठाए और उन सभी आयोगों की रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में इन्हें क्लीन चिट अब तक दे दी गई है। इस क्लीन चिट के मिलने के बाद में खुद अमित शाह ने भी कहा था कि जब क्लीन चिट मिल चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्टियों, पत्रकारों और एनजीओ के द्वारा इतना झूठ बोला गया कि उनके आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्प्रिट बताया गया था। अब उन लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें क्लीन चिट दे दी है, ऐसी स्थिति में मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। यह मुद्दा भारत में तो अब शांत हो चुका है, लेकिन बीबीसी ने इसे फिर उखाड़ दिया है। अब बड़ा सवाल बनता है, तो ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कारण हम आपको आज के सेशन में पूरी तरह बताएंगे। यानी हमने आपको मुद्दा बताया, अब मुद्दे का विश्लेषण करके आपको कारण बताएंगे। फिलहाल के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा वो जान लीजिए। बीबीसी के इस विषय के ऊपर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी पर केवल एक प्रोपेगेंडा है और यह रिफ्लेक्ट करता है उस समय की कॉलोनियल मानसिकता को। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार, ऐसी कॉलोनियल मानसिकता या उपनिवेश सोच क्या है जिसने एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया हो। आज के सेशन में इस विषय पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। साथियों, असल मायने में जिस कॉलोनियल माइंडसेट की बात की गई है, अंग्रेजों ने आज तक जिस भी देश पर राज किया, उस पर राज करने का उनका सबसे बेहतरीन तरीका होता था फूट डालो और राज करो। और यह बात हमारे इतिहास में भी चिल्ला चिल्ला कर कही गई है कि किसी भी देश पर अगर राज करना हो, वहां के लोगों को आपस में लड़ा दो। बीबीसी आज 23 साल बाद, आज 21 साल बाद इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रही है। इसका सीधा सा तात्पर्य, अगर विदेश मंत्रालय की बात माने, तो एक निश्चित प्रोपेगेंडा है जिसके चलते भारत में हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव से रह रहे हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से भिड़ाया जाए। क्योंकि बहुत लंबे समय से ऐसी कोई सुर्खी भारत से निकलकर नहीं आ रही जिसे अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को भारत में आनंद आए। बहुत बड़ा कारण है।
दुनिया भर के अंदर बड़ी मात्रा में अन्य देशों के अंदर मुस्लिम लोग रहते हैं, और जब भारत के अंदर कोई भी विषय होता है तो हर न्यूज को और हर देश को खबर मिलती है, और वो जो खबर है वही इनका व्यापार है। ऐसी स्थिति में कॉलोनियल माइंडसेट तो दर्शाता ही है, लेकिन इस कॉलोनियल माइंडसेट पर इनके द्वारा जो जवाब दिए गए वो आप सुन सकते हैं। इन्होंने कहा चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रसारित हुई ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा इस विषय के ऊपर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री को केवल इस तरह से देखा है कि भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की संसद, भारत की जांच एजेंसियां, भारत की पुलिस, भारत का लोकतंत्र, इन सबके ऊपर है क्या बीबीसी? एक बड़ा सवाल बनता है साथियों, और यह आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए, जो सवाल ब्रिटेन के ही एक एमपी ने बीबीसी से पूछा है। ब्रिटेन के एक सांसद लॉर्ड रेमी ने बीबीसी से कहा है कि आपका यह रवैया पक्षपातपूर्ण है। खुद ब्रिटेन के अंदर रहने वाले एक सांसद ने कहा है कि आपका यह रवैया रिपोर्टिंग का पक्षपातपूर्ण है। यह आरोप लगाते हैं कि हम भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की हम आलोचना करते हैं। यह ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सांसद ने अपने ट्वीट में कहा है। उन्होंने कहा है कि बीबीसी ने अपने द्वारा अपनी रिपोर्टिंग में भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस, भारतीय न्यायपालिका की आपने बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। यह बीबीसी की रिपोर्टिंग के ऊपर ब्रिटेन के ही एक एमपी के द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रश्न है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के एमपी भी बीबीसी की इस रिपोर्टिंग से खुश नहीं है। उनका आरोप है कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है यह द्वेषतापूर्ण है। आप यहां पर ट्वीट देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कि आपके द्वारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है। यू आर सोइंग सीड ऑफ डिवाइड एंड रूल टू हिंडर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया। ये लॉर्ड रेमी रेंजर हैं, इनके द्वारा यह ट्वीट करके दिखाया गया है। खुद बीबीसी ने भी इसे कवर करते हुए लिखा है कि हां यार, ये तो हमारे साथ फूट डालो और राज करने की नीति का पालना कर रहे हैं। लेकिन इंडियंस ने भी इसका कहकर बदला लिया साहब। क्या कि बोले ठीक है, मोदी जी पे तो बहुत कुछ सुन लिया, कर लिया, हमारी देश की जनता डिसाइड कर लेगी, क्या सही क्या गलत डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर बेटा तुम में इतनी हिम्मत है ना तो आओ अब मैदान में, अब तुम्हें चैलेंज देते हैं, अगर कर सकते हो ना तो जाओ और एक सीरीज करो चर्चिल के ऊपर। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार भाई साहब, ये चर्चिल कौन आ गया? मुद्दा चल रहा था मोदी जी का, मोदी जी के मुद्दे में चर्चिल की एंट्री कहां से हो गई? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, आपके सामने जो ट्वीट्स दिख रहे हैं ये तमाम देशवासियों के वो ट्वीट्स के एग्जाम्पल हैं कि बीबीसी, अगर तुम इतना ही लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हो तो हम तुम्हें ओपन चैलेंज देते हैं, हिम्मत हो तो चर्चिल के ऊपर वेब सीरीज बनाओ। अब आपके दिमाग में अचानक सवाल आएगा, ये लोग चर्चिल अचानक चर्चा में क्यों ले आए? आइए अब मैं आपको बताता हूं। साथियों, असल में चर्चिल ब्रिटेन में एक बहुचर्चित नेता हैं। अब ये कौन है? अब तो नहीं है। इनकी चर्चा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चर्चिल के नाम से ब्रिटेन में एक पुरस्कार दिया जाता है अच्छे लीडरों को। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, बोरिस जॉनसन की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय पर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रधानमंत्री को, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को यही पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? विंस्टन चर्चिल पुरस्कार। यानी चर्चिल इनके नेतृत्व में इनके यहां पर बड़े आदमी हैं। तो भाई उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यह हत्यारा है। कितने लोगों का हत्यारा है? 40 लाख भारतीयों का हत्यारा है विंस्टन चर्चिल। भारतीय डिमांड करते हैं कि अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तुम्हारे नेता के बारे में डॉक्यूमेंट्री करने की तो उस हत्यारे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करो जिसने 40 लाख भारतीयों को मौत के गले लगा दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ऐसा क्या कर दिया था इसने? 40 लाख भारतीय कैसे मार दिए थे? कौन था? कब था? हमें भी बताओ। अब बताते हैं आपको। साथियों, यह व्यक्ति ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है और यह व्यक्ति वो है जो 1943 में बंगाल में पड़ी भीषण भूखमरी का, भीषण जो भूख से मारे गए लोग थे, उसका जिम्मेदार है। आप पूछेंगे इसके पीछे इसकी जिम्मेदारी तय कैसे कर सकते हो? सारे तथ्य मैं आपको दूंगा और साथियों यह भी बताऊंगा किस प्रकार से उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा अपने स्वार्थी रवैये के चलते अपने आप को एक नया देश दिलवाने के लिए इनकी चाटुकारिता करते हुए 40 लाख लोगों की जान दिलवाने में
मुस्लिम लीग के द्वारा इस चर्चिल का सहयोग दिया गया था। आइए अब चर्चिल की कहानी आपको बताते हैं। तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था और यह उसी पार्टी से हुआ करता था जिस पार्टी से आज ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, यानी यह कंजर्वेटिव पार्टी का नेता हुआ करता था। अब क्या है, आइए आपको चर्चा करके बताते हैं। ठीक है, आपकी चर्चा तो हमने कर ली बीबीसी वालों, अब तुम्हें ओपन चैलेंज हम देते हैं, चर्चा करनी है चर्चिल की, करके दिखा देना। हम मानते हैं हमारी न्यायपालिका ने, हमारे लोकतंत्र ने, हमारे जनता ने जो भी निर्णय लेना है वो लेकर रहेंगे, क्योंकि आपके कहने से हमारे देश के अंदर फैसले नहीं होते। हमने खुद ने फैसले करने के लिए न्यायपालिका को दे रखा है मुद्दा, हो जाएगा जो फैसला होना है। अब तुमको हम इसी बात पर थोड़ा लोकतांत्रिक पाठ पढ़ा देते हैं, आओ थोड़ा मौका बराबरी का देते हैं। बेटा 1940 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के एक अंदर प्रधानमंत्री हुए जिसका जन्म 30 नवंबर को हुआ था 1874 में, जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था। और यह व्यक्ति उस समय प्रधानमंत्री था जिस समय भारत के अंदर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसके नेतृत्व में जब विश्व युद्ध लड़ रहा था ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों का लीडरशिप कर रहा था, अपने आप को जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़वा रहा था ब्रिटेन को, उस समय भारतीय सेना भी युद्ध लड़ने के लिए गई थी। लेकिन उस दौरान इस व्यक्ति ने भारत के लोगों के हिस्से का अनाज युद्ध लड़ रही सेना को भेज दिया था। और जब इसको यह बात याद दिलाई गई कि यह भोजन भारतीय नागरिकों की भुखमरी का कारण बन सकता है, बड़ी मात्रा में लोग भूखे मर जाएंगे, तो इसने कहा कि मुझे भारतीय लोगों से 1% दिलचस्पी नहीं है, उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, ये जानवर हैं और जानवर की तरह ही ये संतानें पैदा करते हैं। इसने आरोप लगाया था भारत के ऊपर और कहा था कि मुझे भारतीयों के प्रति 1% भी अपनी तरफ से सहानुभूति नहीं है, क्योंकि ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं इसीलिए मरेंगे। मैं इनकी मौत के लिए अपने सैनिकों को कुर्बानी नहीं दे सकता, इनके हिस्से का खाना युद्ध में भेज दो। यह था चर्चिल साथियों। अकाल के दौरान भूखे मरे 40 लाख लोग इस व्यक्ति के कारण, क्योंकि उनके हिस्से का पूरा की पूरा भोजन ये अपने सैनिकों के लिए ले गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी भी देश की यह हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की तस्वीरें छाप दे। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल के अंदर सरकार हुआ करती थी मुस्लिम लीग की। उस समय बंगाल संयुक्त बंगाल हुआ करता था और संयुक्त बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग का शासन था और मुस्लिम लीग उस समय चाटुकारिता करने में लगी थी ब्रिटिशर्स का। कि क्यों? क्योंकि अगर देश विभाजन होगा युद्ध के बाद तो हमें एक अलग राष्ट्र मिलेगा। हालांकि उनके बद्दुआएं ऐसी लगी कि उन्हें आज वो देश भी उनको नहीं मिला, बांग्लादेश भी सेपरेट देश बनकर बैठ गया। यही संयुक्त बंगाल हुआ करता था जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से मुस्लिम लीग ने मांगा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस विंस्टन चर्चिल के द्वारा की गई हरकतें हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूख के कारण साथियों हालात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपको जो आज तक इतिहास में नहीं पढ़ाया गया उस तथ्य को आप अगर जानेंगे ना तो एक बार के लिए आपको मानवता से विश्वास उठ जाएगा, आपके अंदर खून खौल उठेगा। साथियों हालात ऐसे हुआ करते थे भूख के कारण कि जो संयुक्त बंगाल था, जिसको आज पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के नाम से आप जानते हैं, भूख के कारण मरने वालों की संख्या इतनी होती थी कि ढाका और कलकत्ता की सड़कों पर मानव कंकाल बिखरे रहा करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ट्रकों में मानव कंकालों को भरकर शहर के बाहर कहीं किसी और कोने में फेंकने का टेंडर जारी किया था कि ये मानव कंकाल देखे नहीं जाते, इन्हें ट्रक में भरो और फेंक दो। आपके दिमाग में सवाल आएगा उस समय भारतीय कांग्रेस क्या कर रही थी। साथियों उस समय की कांग्रेस में भारत के अंदर महात्मा गांधी जी 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था, नेहरू जी को भी जेल में डाल दिया गया था, नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन एक भी नेता उस समय यह मांग नहीं कर रहा था कि जो भुखमरी से लोग मर रहे हैं उनके लिए कुछ करो, बल्कि ये सब नेता बैठ करके जर्मनी से युद्ध करने के लिए ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। इन्हें डर था कि जर्मनी के लिए अगर ब्रिटेन को कमजोर कर दिया तो संभव है कि भारत में जापान घुस आएगा। यह बात सुभाष चंद्र बोस को 1% पसंद नहीं आई साथियों, और उन्होंने इसी के चलते हुए यहां से निकलकर दुनिया की यात्रा की थी। यह बहुत तगड़ा विषय है। विंस्टन चर्चिल के बारे में कभी चर्चा होगी, आप खुद से कभी इस बारे में खोजकर पढ़ेंगे तो आपको अचानक लगेगा कि यार कुछ और ही था उस समय देश के अंदर। उस समय वायसराय लिनलिथगो हुआ करते थे। विंस्टन चर्चिल को लिनलिथगो ने आगाह किया था कि अगर आप लोगों ने इनका अनाज कहीं और भेज दिया तो एक बहुत बड़ा अनाज संकट अगले 3 महीने में आ जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा नहीं, मैं नहीं सुनता इस बात को। और इस बात को सुनकर जब उसने जो शब्द बोले ना, आप खुद पढ़कर देखिए। यहां पर इसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं, भारत के लोग जानवरों जैसे हैं, उनका धर्म भी जानवरों जैसा है। यह अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार में बच्चे पैदा करते हैं। और इस चर्चिल ने भारत के हिस्से का 400 किलोग्राम गेहूं
लगभग यहां पर आप देखिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं, आटा 140 करोड़ किलोग्राम, चीनी 160 करोड़ किलोग्राम, मीट 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां, 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती, 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली थी और भारतीयों के हिस्से का अनाज उस युद्ध में भेज दिया था जो कि इनके वर्चस्व के लिए लड़ा जा रहा था। ये किस प्रकार के मानव थे जो अपने आप को मानव कहते हुए गर्वान्वित फील करते थे। ये था विंस्टन चर्चिल। बीबीसी, ये तुम्हारे ही देश से है, हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि तुमने क्या कहा, लेकिन अगर हिम्मत है तो इस पर बनाइए डॉक्यूमेंट्री, बताइए कि ये व्यक्ति भारत के लिए क्या विचार रखता था। इसके विचार, ये शब्द जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड हैं, लिखे हुए हैं। भारत में जब बंगाल के अंदर लोग भूख से मर रहे थे, ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हाथ में महंगी शराब के ग्लास लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारत के बड़े नेता इस चर्चा को अंग्रेज सरकार को कभी दोषी नहीं दिया। किसी भी इतिहास की किताब में उस भीषण भुखमरी के लिए कभी भी ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। क्यों नहीं ठहराया गया? मैंने जैसा आपसे कहा, उस समय संयुक्त बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी। राजनेता अपने मकसद पर लगा था। मुस्लिम लीग के राजनेता जिन्ना के नेतृत्व के अंदर अपने स्वतंत्र राष्ट्र की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनके लोग मर रहे थे, लेकिन किसी को किसी से सिंपैथी नहीं थी। जैसी करनी वैसी भरनी, तभी तो बंगाल का विभाजन हुआ होगा, तभी तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के ऊपर बंगालियों को विश्वास उठा होगा, तभी तो 1971 के अंदर टुकड़े हुए होंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसी को चर्चिल का सीक्रेट वॉर कहा जाता है। जितने लोग विश्व युद्ध में नहीं मरे साथियों, उससे ज्यादा लोग भूख से बंगाल के अंदर मरे थे। और उस समय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इतिहास जवाब कांग्रेस के नेताओं से भी मांगेगा कि जिस समय आप जेल में बंद थे, गांधी जी अब आप अनशन कर रहे थे और उस अनशन के दौरान जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, आप सवाल ये नहीं कर रहे थे कि भाई भूख से जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अंग्रेज सरकार आप कुछ क्यों नहीं करते। आप कह रहे थे कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन से बड़ी विभीषिका, विभाजन के अंदर 10 से 20 लाख लोग मारे जाना डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन उससे ज्यादा 40 लाख लोग भूख से बंगाल के अंदर मारे गए, ऐसा भी डॉक्यूमेंटेड है। गांधी जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल की थी, लेकिन उसका उद्देश्य बंगाल विभाजन को रोकना था, ना कि विभीषिका के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराना। यह सवाल इतिहास आपसे बार बार पूछेगा और आज के इतिहास में चूंकि ये पंक्तियां मिसिंग हैं, केवल हम जब पढ़ते हैं, अगर आप कभी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक पंक्ति लिखी जाती है जिसमें यह बताया जाता है भारत में भीषण अकाल इस साल हुआ, उसमें इतने लाख लोग मरे। अरे आजकल के विद्यार्थियों को जिस प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, उस हिस्ट्री के अंदर अकाल के नाम पर केवल फैक्ट और फिगर याद करवाया जाता है, कारण नहीं पढ़ाए जाते जनाब। आप उठाकर देख लीजिए कोई सी भी किताब, चाहे विपिन चंद्रा हो, चाहे कोई और लिखा हुआ किताब लेखक हो, उठाकर पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा केवल इतना ही। उस दिन विभीषिका इस कारण से हुई थी, भयंकर अकाल पड़ा था, पानी की समस्या थी, विश्व युद्ध एक कारण था, इसके कारण इतने लोग मरे। कितने ही निर्दय, कितने ही असहानुभूतिपूर्ण तरीके से हम आज के इतिहास के अंदर अपने पूर्वजों की चर्चा करते हैं। यह दर्शाता है कि हम लोग शायद बहुत कच्ची मेमोरी के लोग हैं, लेकिन कोई नहीं जी, मीडिया है तो जब आप जैसी करोगे वैसी भरोगे। अगर आपने डिवाइड एंड रूल करने की कहानी शुरू की है, आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम लड़ाकर देश के अंदर अशांति फैलाओगे, तो भारत का युवा जाग चुका है। बीबीसी वो चर्चा करता है आपसे, हिम्मत है तो चर्चिल को लेकर आओ, हम तो अपना मुद्दा निमेट लेंगे। हमें पता है कि कौन सही है कौन गलत है, और नहीं भी पता है, हमारा अपना मामला है भाई। तुम इस मुद्दे को लेकर के ये दिखाना चाहते हो कि हमारे देश के अंदर क्या होता है, हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, 200 साल का इतिहास तुम्हें याद दिलाते हैं। अरे छोड़ो, 75 साल का इतिहास तुम्हें पुराना याद दिलाते हैं। नेताजी को थी इस बात की चिंता। सुभाष चंद्र बोस उस समय जो कार्य किए अपने बंगालियों के लिए, वो आज क्यों बंगाल के अंदर सुभाष चंद्र बोस को आज भी इतना पूजा जाता है? बड़ा कारण है साथियों। सुभाष चंद्र बोस को इस बात की जबरदस्त चिंता थी। उन्होंने कहा कि यह भुखमरी बहुत जबरदस्त है, यदि यह दुनिया में फैल गई तो इसकी वजह से बहुत मुसीबत हो जाएगी। दुनिया के कई देशों ने मदद की गुहार लगाई। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैं मदद नहीं लूंगा, मुझे भारतीयों से नफरत है। इस आधार पर विंस्टन चर्चिल ने भारत के लिए मदद नहीं ली। इस आधार पर साथियों 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने बंगाल के लोगों की मदद के लिए अंग्रेज सरकार को प्रस्ताव भेजा और कहा कि 1 लाख टन चावल अलग अलग जहाजों में भरकर भारत भेजा जा सकता है, जिससे लगभग 3 महीने के लिए कम से कम 16 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। विंस्टन चर्चिल ने साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से जापान की सरकार को इस बात तक के लिए मनवा लिया था कि जापान सरकार ने कहा था कि आपके लोग मर रहे हैं, आपके मरते लोगों को अगर अनाज भरकर हम जहाज में भेजेंगे, चावल भेजेंगे, तो हम उस पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। आपके जहाज से ले जाइए अनाज, वहां पर अपने लोगों को खिलाइए जो मर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने भोजन तक नहीं पहुंचने दिया
और केवल बैठकर चर्चिल राजनीति खेलता रहा। चर्चिल उस समय भारत को इस तरह बचा रहा था कि कहीं जापान हमारे पास ना आ जाए, भारत पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि उसको सोने की चिड़िया को मारकर जो खाना था। बर्मा के अंदर जो अनाज के गोदाम थे उनको खत्म करवा दिया गया, कहीं जापान बर्मा आकर के भारत तक ना पहुंच जाए। ये तो अमेरिका ने जापान के ऊपर बम डाल दिया था, जिसके चलते जापान खुद ही पीछे हो गया था। चर्चिल ने तो पूरी तैयारियां कर रखी थी कि जापान अगर यहां आए तो उसे कोई संसाधन ना मिले, भले ही बंगाल के बॉर्डर के माध्यम से भूखा मरने के लिए लोगों को भी छोड़ दिया जाए। खैर, इसका परिणाम जो निकला वो सब जानते हैं। इस वजह से भारतीय सैनिकों में रोष उत्पन्न हुआ, जो ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध के अंदर लड़ने गए थे जर्मनी से। असंतोष उत्पन्न हुए सैनिकों ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। दुख तो तब हुआ जब युद्ध जीतने के लिए तो भारतीय सेना ने उनका मदद किया था, लेकिन आजाद हिंद फौज के ही 3 सिपाहियों को लाल किले के अंदर सजा सुनाने के लिए लाया गया। इसके ऊपर आजाद हिंद फौज ने, भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया और म्यूटिनी हुई। और भारतीय नौसेना के द्वारा जो की गई, जिसे आप म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, नेवल म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, रॉयल नेवी पर हुई म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, उस चीज से ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ गए। उन्हें लगा कि अब भारतीय सेना भी समझ चुकी है कि किस प्रकार से हम अपने ही लोगों के खून से पनपी फसल को खाकर इस देश के लिए अंग्रेजों की सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद वो दिन दूर नहीं था, देश के अंदर हुई इस म्यूटिनी ने वो ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने का कार्य किया, जिससे ब्रिटिशर्स के पैर उखड़ गए और वो जहां से जाने के लिए मजबूर हुए। कहानी बहुत लंबी हो चुकी है साथियों, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर ऋषि सुनक का भी स्टैंड जल्दी से बता देता हूं, फिर हम खत्म करेंगे इस सेशन को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो चुका है। ऋषि सुनक ने अब इस मुद्दे पर क्या कहा, अब वो जान लीजिए। ऋषि सुनक से, प्रधानमंत्री से, वहां की संसद के अंदर एक सांसद है जिनका नाम है इमरान हुसैन, पाकिस्तानी मूल के हैं सांसद जो ब्रिटेन के अंदर हैं। उन्होंने ऋषि सुनक से इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाही। उनके द्वारा सवाल पूछा गया। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement. इसने केवल यह कहा, मैं इसके बारे में बता देता हूं कि लास्ट टाइम बीबीसी ने कुछ ऐसा किया है, आपकी सरकार उस पर क्या सोचती है। तो इन्होंने केवल यही कहा कि हम किसी भी प्रकार के चरित्र पर टिप्पणी के खंडन करते हैं, हम किसी की चरित्र टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऋषि सुनक ये कह करके अपना जवाब देकर के निकल लिए, ठीक है ना। खैर, अब मैं आपको केवल यह बता देता हूं कि ऋषि सुनक असल में भारत का बचाव नहीं कर रहे थे। उनको चर्चा थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत की। चिंता थी कि अगर भारत इस बात पर बिखर गया कि क्या हुआ, तो संभव है कि इनको गरीबी से निपटाने के लिए, जो भारत गरीबी से बचाने के लिए इनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, कहीं भारत उससे पीछे ना हट जाए। जनवरी 16 को यूके ने कहा है कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। आपको याद होना चाहिए, इनकी एक गृह मंत्री के द्वारा भारत विरोधी बयान दिया गया था, जिसकी वजह से उसे अपने पद को छोड़ना पड़ा था। यानी कि ब्रिटिशर्स ये बात तो जानते हैं कि भारत के खिलाफ बयान देने का नतीजा क्या निकलता है। सर, बीबीसी के खिलाफ सरकार कुछ काहे नहीं कर देती है? बोले क्यों? जैसे चाइना ने कर रखा है कि सर चाइना बीबीसी को अपने यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं करने देता। देखिए, चाइना को आप बीबीसी के लिए बदनाम भले ही कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बीबीसी को बैन करने से पहले चाइना के न्यूज़ चैनल को ब्रिटेन ने अपने यहाँ बैन किया था। वो तो बदले की कार्रवाई के चलते बैन किया गया था। तो इस आधार पर चाइना वर्सेस बीबीसी ना करे। लोकतंत्र में खबरें प्रकाशित होने का अधिकार है, खबरें प्रकाशित करो ना आराम से यार, खबरें पढ़ना चाहते हैं हम, लेकिन किसी बायस्ड एजेंडा या प्रोपेगेंडा के साथ ना करें। देशवासियों को इससे दुख होता है। हम अपने मुद्दे निमट लेंगे भाई, तुम लोग हमको जाकर के सर्टिफिकेट मत बांटो। बस दुख इस बात का है, तुमने ऐसे ही हमारे देश के बहुत से मसलों के ऊपर केवल ये जो टिप्पणी की है ना, तुमको 5 साल के लिए जंगल में बैन कर दिया गया था। कश्मीर की रिपोर्टिंग पे तुमको इसीलिए कहा गया था कि तुम एक पक्ष दिखाकर केवल व्यूअरशिप के लिए काम मत करो भाई। इंडिया ने कहा है कि तुम जो काम करते हो ये प्रोपेगेंडा है, और इसके पीछे का कारण है क्योंकि तुम्हें चाहिए फुटेज। देखो, मैं एक बात बताता हूं, कोई भी न्यूज चैनल हो वो काम इस बात पर करता है कि उसको व्यूअर कितना मिला। व्यूअर के लिए आप इस बात से देख सकते हैं कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के तुरंत आने के बाद देखिए बीबीसी की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। हर तरफ बीबीसी हो गया। आप इधर देखिए, रॉयटर्स बीबीसी लिख रहा है, कतर के अंदर अल जजीरा बीबीसी लिख रहा है, टर्की का टीआरटी वर्ल्ड बीबीसी लिख रहा है, गार्जियन बीबीसी लिख रहा है कि बीबीसी ने। आप सोचो, एक न्यूज चैनल दूसरे न्यूज चैनल का नाम लिख रहा है। आप इससे तो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर आ गए। क्यों साहब? बीबीसी की ऐसी हालत क्या हो गई कि ये अपने आप को इतना हिट करवाने में निकली है? इसके पीछे कारण है। आप खबर उठाकर देखिए 29 सितंबर 2022 की, बीबीसी ने 382 लोगों की जॉब निकाल दिया था। बीबीसी ने लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, पैसा खत्म हो गया था। आप हाल ही में देख सकते हैं, 16 जनवरी की खबर है, यूके गवर्नमेंट ने बीबीसी की फंडिंग कम कर दी कि यार तुमसे पैसा कमाया नहीं जा रहा है। इनको लगा कि पैसा कमाना है तो कुछ प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, प्रोपेगेंडा कर दिया। और आप देख सकते हैं बीबीसी इस समय यूके गवर्नमेंट से मांग रही है कि हमें दुनिया भर के अंदर सेवा करने के लिए थोड़ा फंडिंग दे दीजिए। 19 जनवरी 2023 की खबर है। मतलब समझते हैं इस बात का?
पत्रकारिता है, ठीक बात है, लेकिन इसमें भी बिजनेस है, व्यापार है। व्यापार पैसे से होता है और पैसे के लिए फूट डालो, राज करो, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाओ। आज हर दूसरा आदमी बीबीसी को गूगल करके ढूंढ रहा है कि क्या चल रहा है। देखिए, मैं फिर से आपसे कहूंगा, मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था, इस आधार पर कतई चर्चा ना करें, इस आधार पर कतई ना सोचें कि किसने क्या कहा, क्या कह सकते। हमारे देश का मुद्दा है, हम निपट लेंगे, हमारी कानून व्यवस्था निपट लेगी, लोकतंत्र है हमारे यहां पे, सब निपट लेंगे। तुम पंच मत बनो भाई, तुमने पंच बन के ना पहले भी हमारे देश में खूब फूट डालो और राज करो। साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा की गई ये पूरी मेहनत, इतनी देर तक आपने मुझे नॉन स्टॉप 30-40 मिनट तक सुना है, अगर आपको लगता है कि हमारा द्वारा अफोर्ड किया गया है जो आपके लिए सकारात्मक है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश ही तो है, क्योंकि डेटा बताता है कि 70% आप में से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। आपके साइड में बस एक सब्सक्राइब का रेड बटन दिया हुआ है, उसको जाकर क्लिक कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका फायदा यह होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपको जानकारी पहले मिल जाती है जब हम सेशन लाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथियों से साझा कर दीजिए, और हाँ, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको नोलो का दिया है। अपना बैंक बैलेंस जानिए और रिवार्ड जीत लीजिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इस कंटेंट की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और GKY अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।